नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं 2022 में जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ है, उसी से 10 क्वेश्चन ले रहा हूँ और इसका पूर्णतः एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ताकि आपका आगामी परीक्षा में, जो कि हाल ही में परीक्षा होने वाली है, 24 नवंबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 84,000 कुछ सीटें हैं अगली वैकेंसी में, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं प्रीवियस ईयर का पेपर जीएस का 10 क्वेश्चन में शामिल किया हूँ और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दूँ। आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पोला महोत्सव। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया गया इसका सही जवाब होगा पोला महोत्सव। ठीक है, इस पोला महोत्सव के बारे में एक बात यहाँ से हमको जानकारी होगी कि ये जो त्योहार होता है वो महाराष्ट्र में होता है और यह त्योहार बैलों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि पोला महोत्सव कहाँ होता है, तो आप दो राज्यों का नाम बताएंगे। पहला तो महाराष्ट्र, जो कि प्रश्न में ही इसका उल्लेख किया गया है, और दूसरा जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़। तो देखिए, अब मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसा और त्योहार है जो कि मवेशियों के सम्मान के लिए, बैल गाय इत्यादि का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, तो आप लोग दो त्योहार और जान लीजिए जो कि मवेशियों के सम्मान में मनाए जाते हैं। पहला जो त्योहार है वो सोहराय है। सोहराय त्योहार जो है वो मवेशी के सम्मान में मनाया जाता है। पूछा जाए आपसे कि सोहराय त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो आप लोग जवाब देंगे कि झारखंड में मनाया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं मवेशियों के सम्मान में मनाए जाने वाले अन्य कौन से त्योहार हैं। तो सबसे पहले हम लोग नाम लेंगे पोंगल का। पोंगल को कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 4 दिनों तक। पहला दिन भोगी पोंगल होता है जो कि इंद्रदेव को समर्पित होता है। दूसरा दिन सूर्य पोंगल होता है जो कि सूर्य देव को समर्पित होता है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है। तीसरा दिन जो है मट्टू पोंगल होता है, या इसको कनु पोंगल भी कहते हैं। ये स्पेशली बैल को समर्पित होता है, लेकिन उस दिन गाय और बछड़े की भी पूजा की जाती है क्योंकि ये बैल का परिवार है। लोगों की मान्यता है कि भगवान शिव की सवारी है बैल, और बैल से एक बार कोई गलती हो गई थी तो भगवान शिव ने उन्हें जमीन पर भेज दिया ताकि जाइए आप और धरतीवासियों की किसानी में मदद कीजिए और उसकी फसल की पैदावार बढ़ाइए। और चौथे दिन ये लोग पोंगल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सेलिब्रेट कैसे करते हैं? तो मिठाई बनाते हैं, एक दूसरे के घर बायना देते हैं, घर को आम के पल्लों से सजाते हैं, जो कि सनातन धर्म में इसको पवित्र माना जाता है। स्पेशल जो होता है वो बैल की लड़ाई होती है। यहाँ पे बैल की लड़ाई चौथे दिन होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश में बैल की लड़ाई होती है, तो स्पेन में बुल फाइटिंग का प्रावधान है, लेकिन हमारे देश में अगर पूछा जाए कहाँ, तो पोंगल कहाँ का त्योहार है, आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु का। और तमिलनाडु में, भारत में, बैल की लड़ाई पोंगल के चौथे दिन होती है। ठीक है, अब इस बैल की लड़ाई के विषय में भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जल्लीकट्टू कहाँ का खेल है? जल्लीकट्टू जल्लीकट्टू कहाँ का खेल है? तो जल्लीकट्टू खेल तमिलनाडु का। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। मार्स और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? शैवाल, अनावृत बीजी, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो इसका सही जवाब होगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा सही जवाब है। मार्स और मार्केसिया बायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। मैं एक एक करके देखिए, इसका डिटेल आपको बताना पड़ेगा, ऐसे मैं इसको बता नहीं पाऊंगा। तो आइए पहले आज हम लोग शैवाल के बारे में कुछ जानते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले देखते हैं शैवाल। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। अब शैवालों के उपयोग के बारे में पूछा जाता है, तो शैवालों का उपयोग आयोडीन बनाने में, खाद के रूप में, औषधि बनाने में और अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। तो अगर नाम पूछ लिया जाए कि आयोडीन बनाने में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे लेमिनेरिया और फ्यूकस। और भी है लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। खाद के रूप में नॉस्टॉक और एनाबिना का प्रयोग किया जाता है। औषधि में क्लोरेला से क्लोरेलिन औषधि का निर्माण होता है। लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन का निर्माण होता है। अनुसंधान कार्यों में भी क्लोरेला का प्रयोग होता है। और एक बेलोनिया को याद रखेंगे। तो ये सवालों का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो नाम याद रखेंगे, अन्यथा यही पूछा जाए कि सवालों का उपयोग है आयोडीन बनाने में, खाद के रूप में, औषधि बनाने में और अनुसंधान कार्यों में। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो इसका जवाब होगा मणिपुरी नृत्य में जागोई शैली होती है। आप लोग इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो इसका जवाब होगा 8। ठीक है, सबका नाम हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये पूछा जाता है कि कथक नृत्य किस राज्य का लोक शास्त्रीय नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे कि कथक यूपी का, कथक कली केरला की, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, ठीक है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु की। ओडिसी तो नाम ही से आपको समझ में आ गया होगा कि
ये उड़ीसा की है, मणिपुरी मणिपुर की है, सत्रिया असम की है, और रह जाएगा एक मोहिनी अट्टम, आप लोग याद रखेंगे, ये भी केरल की है। ठीक है, तो ये शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। अब आपसे अगर इनका भाव पूछा जाए, ठीक है, शास्त्रीय नृत्यों की का भाव पूछा जाए तो दो ही भाव इसके होते हैं। एक भाव होता है तांडव और दूसरा भाव होता है लास्य। इसके भाव कितने होते हैं? दो भाव होते हैं, तांडव और लास्य। इन नृत्यों को करने के दो ही भाव होते हैं, तांडव और लास्य। ठीक है, अब इसमें से तांडव कौन सा होगा, किस नृत्य का भाव तांडव है और किसका लास्य? तांडव जो शिव जी करते हैं, शिव तांडव आपने सुना भी होगा। लास्य जो पार्वती जी करती हैं। ठीक है, तो आप ये कथ याद रखेंगे। कथ, कथ में जहां जहां कथ है, मतलब कथकली और कथक में दोनों का भाव जो है तांडव है, और जो 6 बच रहे हैं इस सभी का भाव जो है लास्य है। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन है। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। अगर सबसे नवीन मतलब नया पूछा जाए तो ये आप लोग याद रखेंगे, कथक जो है सबसे नवीन है, नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। नवीनतम मीन्स होता है सबसे नया। भरतनाट्यम सबसे पुराना होगा और नवीनतम होगा कथक। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक, इसमें अलग अलग शैलियाँ हैं। इसमें से परीक्षा में आपकी जागोई शैली पूछी गई है कि जागोई शैली किस शास्त्रीय नृत्य की विधा है, तो शैली है, तो आप लोग बताएंगे कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की शैली है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? पहला ऑप्शन है जीवन स्तर में सुधार, खाद्यान्नों की वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि और अवसंरचना में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन। तो इसका सही जवाब होगा खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। अब आपसे ये पूछा जाए ये 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब एक्टिव थी, तो आप लोग याद रखेंगे सन 1985 से सन 1990 तक। आइए देखते हैं योजना आयोग के बारे में कुछ तथ्य जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 में। अब पूछा जाए कि किस समिति की सिफारिश पे इसका गठन हुआ था, तो आप लोग बताएंगे कि इसका गठन आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पे हुआ था। अगर पूछा जाए कि किस समिति ने सिफारिश की थी कि एक योजना आयोग होना चाहिए, तो बताएंगे कि आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। ये संस्था एक अस्थायी संस्था है। अस्थायी संस्था मतलब इसका संविधान में कहीं मतलब जिक्र नहीं है, मतलब कि ये गैर संवैधानिक संस्था है। अगर कोई गवर्नमेंट चाहे तो इसको हटा सकती है बिना संसद में कोई बिल विधेयक पास किए हुए। ठीक है, अध्यक्ष इसका कौन होता था? तो इसका अध्यक्ष पीएम होते थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे पहले अध्यक्ष, क्योंकि उस समय वही प्रधानमंत्री थे। पहली योजना पंचवर्षीय योजना कब से कब एक्टिव थी? सन 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना कार्यरत थी। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी? 12 बनी, जैसा कि आप लोग बगल में देख सकते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना तक दिया गया है, जिसमें से 11 योजनाएं पूर्ण रूप से काम की। 12वीं योजना अपूर्ण ही रही। इसका कार्यकाल था 2012 से 2017 तक, लेकिन बीच में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में इसको भंग कर दिया गया। अब ये पूछा जाए कि इसको भंग कब किया गया, तो 17 अगस्त 2014 को योजना आयोग को भंग कर दिया गया और इसी योजना आयोग के बदले भारत में नीति आयोग का गठन किया गया। सबसे पहला क्वेश्चन नीति आयोग से ये होगा कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को। इसका अगर पूछा जाए कि पूरा रूप क्या होता है, तो पूरा रूप होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब कि भारत को बदलने के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, हिंदी में इसको ये बोलेंगे। आप लोग इसका पूरा रूप भी याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये आपसे पूछा जाए कि सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक ये सबसे असफल पंचवर्षीय योजना थी। और ये इसका लक्ष्य रखा गया था कि 5.6 जीडीपी का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? तो 2.8, वो भी जैसे तैसे। इस समय भारत में भुखमरी का समय था। क्यों भुखमरी का समय था? क्योंकि इसमें भारत ने 2 युद्ध लड़े थे।
एक तो सन 1962 में इंडो चाइना युद्ध जो हुआ भारत और चाइना के बीच, जिसमें भारत की पराजय हो गई। इसके कारण योजना आयोग ने जो लक्ष्य रखा था उसको यह प्राप्त नहीं कर सका। फिर इसमें 1965 में दूसरा युद्ध भी हुआ, भारत पाक का युद्ध, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाया। तो इन दोनों युद्धों के कारण फिर से इसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के कारण फिर से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 में हो गई। तो ये भारत के लिए सबसे कठिन समयों में से एक समय है। जब स्वतंत्र भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि देश के लिए सबसे कठिन परिस्थिति कब थी, तो यही समय होगा 1961 से 1966। इसमें चाइना से युद्ध हुआ था, जिसमें हम लोगों को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। तो इसी कारण से ये पंचवर्षीय योजना आप लोग याद रखेंगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये सबसे असफल योजना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे सफल योजना कौन सी है, तो आप लोग याद रखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना। ये देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई? इसका जवाब होगा सन 1881 में। जवाब होगा सन 1881 में संपूर्ण जनगणना की गई। संपूर्ण जनगणना को संपूर्ण न कह के अगर पूछा जाए कि नियमित जनगणना कब से शुरू की गई, तो नियमित जनगणना भी 1881 ही बताएंगे। ठीक है, पहली जनगणना अगर पूछा जाए तो सन 1872 ईस्वी में की गई। और ये इसका शासनकाल पूछा जाता है कि किस गवर्नर के शासनकाल में, तो लॉर्ड मेयो उस समय वायसराय थे। ठीक, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई। उसके बाद पहली संपूर्ण जनगणना या नियमित जनगणना कब से शुरू हुई, ये तो प्रश्न में पूछा ही गया था, सन 1881 में। यह किसके शासनकाल में शुरू की गई, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना की शुरुआत कराई। लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना की शुरुआत कराई थी। लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना कराना शुरू किया था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना अगर पूछा जाए तो जनगणना अधिनियम 1948 के अनुसार सन 1951 से शुरू हुई और इस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंतिम बार जनगणना कब हुई है? सन 2011 में अंतिम जनगणना हुई है। ठीक है, प्रत्येक 10 वर्ष पे ये जनगणना होती है। कितने सालों पे? तो इस हिसाब से 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक जनगणना नहीं हुई है, क्योंकि 2020 में कोरोना वायरस का बहुत प्रभाव था और जनगणना करने के लिए घर घर घूमना होता है, तो दूरी बनाए रखने के लिए और वायरस न फैले, इस कारण से 2021 में होने वाली जनगणना अभी 2023 चल रहा है, 2023 में भी नहीं हो पाई। आइए दोस्तों देखते हैं आज का छठा क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव खाली स्थान द्वारा किया जाता है, मतलब किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो इसका जवाब होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, ये दूसरा, और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। यहाँ पे आप लोग निर्वाचित शब्द का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि संसद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। कुछ सदस्य होते हैं निर्वाचित और कुछ सदस्य होते हैं मनोनीत। जैसा कि आपको मैंने बताया है पहले भी कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और लोकसभा में अभी तक 2 सदस्य मनोनीत होते थे, अब 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो आरक्षण एंग्लो इंडियन को दिया गया था वो सन 2020 में समाप्त हो चुका है। तो ठीक है, इसको याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। फिर विधानसभा के सदस्य, जिन्हें हम विधायक कहते हैं, विधायक अंग्रेजी में इन्हें एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। हर राज्य के विधायक भाग लेते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश अभी तक ऐसे हैं, एक दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, क्योंकि यही दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे विधानसभा है। अब आगे चल के जेएंडके भी हो सकता है, लेकिन अभी तक इसने भाग नहीं लिया है। क्यों? आइए दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। चलिए देखते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है, इससे क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है परीक्षाओं में। सबसे पहले आर्टिकल 52 की बात मैं करूंगा, इसमें राष्ट्रपति का पद वर्णित है, याद रखेंगे, इसको नोट करेंगे, याद करेंगे। आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति का पद उल्लेखित है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका की शक्ति आर्टिकल 53 में है। और आप लोग इसको एक तरीके से और पूछ सकता है क्वेश्चन की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका जवाब आप लोग देंगे राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि वास्तविक शक्ति किसमें मौजूद होती है, तो प्रधानमंत्री। ठीक है, 54 नंबर अनुच्छेद में क्या है? तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा यह बताया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का चयन में कौन कौन भाग लेगा। फिर 55 में चुनाव रीति पूछा जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है, तो आप लोग याद रखेंगे एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से। किस पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है, जो कि मैंने पहले भी बताया है, 5 साल है राष्ट्रपति का कार्यकाल। फिर अनुच्छेद 57 में पुनर्चयनित होने की पात्रता है, मतलब भारत में राष्ट्रपति बनने की
कोई संख्या नहीं निर्धारित की गई है कि आप एक बार बन सकते हैं या 2 बार या 3 बार, तो इसकी संख्या निर्धारित नहीं है। आप पुनः और पुनः पुनर्चयनित हो सकते हैं, इसके लिए आप पात्र हैं। अनुच्छेद 58 में चुनाव की योग्यता के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति को क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 60 में 59 में कार्यालय की शर्तें बताया गया है कि राष्ट्रपति कार्यालय में कौन कौन सी शर्तें होती हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान की बात की गई है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग के बारे में बात किया गया है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो जवाब देंगे महाभियोग। महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 72 आप लोग सीधे याद रखेंगे, इसमें राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है। ठीक है। अब आपसे एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो 161 याद रखेंगे। राज्यों में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति होती है और देश में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होती है। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, तो आप लोग याद रखेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 20 से 21 जो कि जीवन का अधिकार है, जीवन का अधिकार या जीने का अधिकार है, राइट टू लिव अधिकार है, इसको निलंबित नहीं किया जाता है, याद रखेंगे। अब मौलिक अधिकारों के बारे में मैं आपको कुछ बताता चलूं, इसका डिटेल थोड़ा आप लोग जाने, इसको पता होना चाहिए आपको। मौलिक अधिकारों को सबसे पहले ये पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग याद रखेंगे 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। दूसरा अगर पूछा जाए किस भाग में है, तो याद रखेंगे कि तीसरे भाग में इसका वर्णन है। तो संविधान में तीसरे भाग में उल्लेखित है। किस अनुच्छेद में, तो 12 से 35 तक के अनुच्छेद में ये उल्लेखित है। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि मूल रूप से मौलिक अधिकारों की संख्या, तो मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो सामने दिख रही है आपको 1 2 3 4 5 और 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में है। अब किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है इसमें से, तो आप लोग याद रखेंगे कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में वर्णित था, अब यह विधिक अधिकार बना दिया गया है। विधिक अधिकार या इसको दूसरे शब्दों में कानूनी अधिकार कहते हैं, ये बना दिया गया है। पहले ये संपत्ति का अधिकार जो था वो मौलिक अधिकारों में वर्णित था। ठीक है। इसको अब कहाँ रखा गया है, 300 क अनुच्छेद 300 क कहा जाए या 300A कहा जाए, संपत्ति के अधिकार को अब कहाँ रखा गया है, तो 300 क में वर्णित है संपत्ति का अधिकार। ठीक है। अब ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार ये कहाँ की प्रेरणा है, मतलब किस देश के संविधान से इसको सीखा गया है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अधिकार की बात हमको कहाँ से सीखने को मिली है, तो यूएसए से मिली है। ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन 6 मौलिक अधिकार हैं। तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 14 से 18 समता या समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बारे में अनुच्छेद 32 के बारे में एक फैक्ट आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आप लोग बताएंगे कि अनुच्छेद 32 के विषय को, अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का संज्ञा दिया है। संविदाउट आपको ना हो इसलिए मैं बताता चलूं कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। अगर बी आर अम्बेडकर का जिक्र ना हो तो संविधान की आत्मा आप बताएंगे कि प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्रस्तावना, या प्रस्तावना को दूसरे शब्दों में उद्देशिका भी कहते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। लेकिन जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जिक्र हो तो आप लोग बताएंगे कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। देखिए मैंने आपको एक दिन और बताया था पहले क्विज में कि जो ये पृथ्वी के बीचों बीच रेखा है और पूर्व से पश्चिम की ओर है, लेटी हुई रेखा है, इसको बोलते हैं लेटीट्यूड। लेटीट्यूड का मतलब होता है अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। ठीक है। और जो ये विश्व के पूरे पृथ्वी के मध्य में, भारत के मध्य में पूछा गया है, पृथ्वी के मध्य में जो रेखा है इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं और इसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसका एक अन्य नाम विषुवत रेखा है। तो इसमें से सबसे सटीक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो विषुवत रेखा बताएंगे,
जीरो डिग्री अक्षांश रेखा कहेंगे, भूमध्य रेखा कहेंगे, विषुवत रेखा है, ये विश्व के बीचों बीच जाती है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश यहाँ सीधे पड़ता है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जलवायु को प्रभावित करने के लिए हम लोग देखते हैं जलवायु कहाँ कैसी है, यह अक्षांश रेखाओं से ही स्पष्ट हो पाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के निकटवर्ती क्षेत्र में, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री ऐसे हो, तो यहाँ की जलवायु गर्म होती है। ठीक है, और हमारा जो भारत है ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है, यहाँ पे है हमारा भारत। ठीक है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में हमारा भारत है। ठीक है, मान लीजिए कि भारत है ये, मैंने चित्र तो बहुत अच्छा नहीं बनाया है आपको समझने के लिए, लेकिन ये काफी है कि आप समझ लें कि ये भारत है, और भारत के बीचों बीच एक अक्षांश रेखा गुजरती है, और इस रेखा का नाम होता है कर्क रेखा। याद रखेंगे। अभी डिग्री में पूछा जाए कि ये कितने डिग्री का अक्षांश है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ मीन्स 0 से ऊपर नॉर्थ और 0 से नीचे साउथ एरिया होता है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और यह रेखा भारत को बीचों बीच बांटती है, तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा कर्क रेखा। और नीचे जो एक 23.5 डिग्री से रेखा जाती है, मतलब साउथ में 23.5 डिग्री साउथ, इस रेखा का नाम मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। और इस क्षेत्र में 23.5 ना कहते 30 भी कह सकता हूँ, 23 नॉर्थ 30, इस क्षेत्र में हमेशा गर्मी रहती है, इसलिए इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जलवायु का निर्धारण किन काल्पनिक रेखाओं के द्वारा होता है, जलवायु का निर्धारण किन काल्पनिक रेखाओं के द्वारा होता है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप बताएंगे कि अक्षांश रेखाओं के द्वारा जलवायु का निर्धारण होता है। लगे हाथ मैं आपको ये भी बता दूं, समय का निर्धारण किन काल्पनिक रेखाओं के द्वारा होता है, तो आप लोग कहेंगे कि देशांतर रेखा। देशांतर रेखाएं जो ध्रुवों को जोड़ती है, दोनों ध्रुवों को जो रेखाएं जोड़ती है उन्हें कौन सी रेखाएं कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। और जो लेटी होती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। जैसा कि आपने 2D चित्रों में देखा होगा कि ये रेखाएं सीधे खींची होती है, लेकिन ऐसा है नहीं मित्रों। क्यों नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, और गोल गेंद पे सीधी रेखा का खींचना असंभव जैसा है, तो ये सर्किल के मात्र के जैसी होती है। तो इसको अगर कर्क रेखा ना कहते कर्क वृत्त भी कहा जाए, तो आप लोग समझेंगे कि ये कर्क रेखा के बारे में ही बात हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा। याद रखेंगे कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, मित्र पर गमछा झार। आप लोग याद रखेंगे, मित्र पर गमछा झार, इन्हीं राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। मी से याद रखेंगे मिजोरम, त्र से याद रखेंगे त्रिपुरा, प से याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, र से याद रखेंगे राजस्थान, ग से याद रखेंगे गुजरात, म से याद रखेंगे मध्य प्रदेश, छ से याद रखेंगे छत्तीसगढ़, और झा से याद रखेंगे झारखंड। तो झारखंड 1, छत्तीसगढ़ 2, मध्य प्रदेश 3, गुजरात 4, राजस्थान 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो इसका जवाब हो जाएगा अक्षय कुमार। ठीक है, अगर 2021 की बात की जाए तो 2021 में ऋषभ पंत उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर थे, लेकिन वर्तमान में अक्षय कुमार 2022 अगस्त से बनाए गए हैं, जो कि राज्य ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आइए देखते हैं कुछ और ब्रांड एम्बेसडर को जो कि आपको याद होने चाहिए। चलिए पहले देखते हैं आईसीसी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। आंसर होगा इसका शाहरुख खान। रेगुलर जींस की एक कंपनी है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना है। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं। ठीक है, ये तीनों। उसके बाद स्टार स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर अगर पूछा जाए ऋषभ पंत है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निश्चय मित्र, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है, निश्चय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक है। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी के निकहत जरीन नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के युवराज सिंह है। तो आइए मित्रों आज के क्विज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। तो कलिंग का युद्ध एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है, इस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, अशोक महान के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, बात मौर्य साम्राज्य की जाए तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, याद रखेंगे। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखेंगे। चाणक्य की सहायता से इन्होंने किसको हराया था, तो घनानंद को हराया था, और मौर्य साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी हुए बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक।
इन्हीं अशोक के बारे में पूछा गया है। अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध 261 बीसी में इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था। अशोक के बारे में याद रखेंगे 269 बीसी में ये गद्दी पे बैठे थे। इन्होंने अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, गद्दी के लिए 99 भाइयों की हत्या की थी, और ये अशोक महान है। लेकिन पहले अशोक महान नहीं होते थे। 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ। इसी युद्ध से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इस धर्म की दीक्षा ली, बौद्ध धर्म की। बाद में इन्होंने बहुत प्रचार कराया और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीलंका में इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसको भेजा था? तो याद रखेंगे अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को इन्होंने प्रचार करने के लिए भेजा था। अब मैं आपको कुछ युद्ध बताता चलूं जिसका परिणाम भी आपको दिखेगा। जैसे हाइडे स्पीच का युद्ध, हाइडे स्पीच को झेलम का युद्ध भी कहते हैं, झेलम का युद्ध कहते हैं, या इसको वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। झेलम वितस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध ये इतिहास का एक बहुत ही प्रचलित युद्ध है, जो कि कब लड़ा गया था? 326 में। किसके बीच लड़ा गया था? सिकंदर और पोरस के बीच में। सिकंदर ने पोरस को पराजित किया था। सिकंदर ने पूछा पोरस से कि बताओ पोरस तुम्हारे साथ कौन सा व्यवहार किया जाए। सिकंदर को ऐसा लगता था कि पोरस माफी मांगेंगे और जीवन दान मांगेंगे कि मुझे क्षमा कर दिया जाए, लेकिन पोरस ने क्या जवाब दिया कि जो एक दुश्मन राजा के साथ करता है वही मेरे साथ आप व्यवहार कीजिए। याद रखेंगे इसको, हाइडे स्पीच का युद्ध, झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, सब एक ही बात है। आप लोग याद रखेंगे। आप लोग ये भी याद रखेंगे कि झेलम नदी का नाम वैदिक काल में वितस्ता था और यह युद्ध हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। कलिंग का युद्ध मैंने अभी बताया कि अशोक ने कलिंग राज से युद्ध लड़ा था सन 261 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में। उसके बाद रावर का युद्ध याद रखेंगे। ये पहला आक्रमणकारी विदेशी था, मोहम्मद बिन कासिम। सिंध के राजा दाहिर सेन को हराया था इसने 712 ईस्वी में। पूछा जाए कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो याद रखेंगे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर सेन के बीच जो युद्ध हुआ वह किस नाम से प्रचलित है? तो रावर का युद्ध से। पेशावर का युद्ध 1001 में मोहम्मद गजनवी ने राजा जयपाल को हराया। तराइन का युद्ध बहुत प्रचलित युद्ध है, 1191, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की, इसमें नहीं दिया गया है, मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध, जयचंद की सहायता से मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया 1192। फिर चंदावर का युद्ध, जिस जयचंद ने अपने दामाद पृथ्वीराज को हराने में गोरी की मदद की थी, 1194 में चंदावर के युद्ध में गोरी ने जयचंद को हराया। उसी जयचंद को गोरी ने हराया, मतलब उसको भी मार दिया। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी है कि जयचंद की हत्या कहाँ हुई थी, तो याद रखेंगे आप लोग कन्नौज में हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। मैं आपको एक ट्रिक बताता चलूं। 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को चल दिया, 29 को घर पहुंचा, 29 को घर पहुंचा, 29 को घर पहुंचा और 30 को मर गया। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं बाबर के लिए, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। 1526 में याद रखेंगे, 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध। देखिए यहाँ पे इस लिस्ट में आप देखेंगे, यहाँ पे एक चंदावर का युद्ध है जो कि मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। मैं चंदावर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चंदेरी के युद्ध की बात कर रहा हूं। यह युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया था। फिर 1529 में घर का मतलब घाघरा का युद्ध और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई।